Hello students, welcome in today's lecture. In previous lecture, we discussed about the methods of classification of the kingdom plantae. देखो बच्चों, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको दो मेथड पढ़ाए थे। पहला मेथड हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस करती है, और उसका एक फेमस एग्जांपल मैंने आपको दिया था लिनायस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा सिस्टम हमने पढ़ा था नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी स्टडी करते हैं और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को भी स्टडी करते हैं। ओके, और उसका एग्जांपल हमने पढ़ा था बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ने वाले एंड दैट इज ए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी का एक सिंपल मतलब होता है इट इज ए स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लांट्स को क्लासिफाई करने वाले हैं, और उस मेथड को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो पहली चीज हम लिखेंगे, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी relationship between the organism। ऑर्गेनिजम्स में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उसके बेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और उस क्लासिफिकेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज अ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर काम करता है। एक सिंपल मीनिंग देखो बच्चों, हमें ये तो पता है कि दो टाइप के रूट सिस्टम होती है, एक होता है एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट सिस्टम और दूसरा होता है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अगर हमें कोई पूछता है कि सबसे पहले कौन सा रूट सिस्टम मिला था, डिस्कवर्ड हुआ था, तो हम डेफिनेटली कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम हमें किस में मिला था, तो हमें टेरिडोफाइट्स में मिला था। ठीक है, और उसके बाद हमें टैप रूट सिस्टम ऑब्जर्व हुआ, जो हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग पहले किसको प्लेस करते हैं, टेरिडोफाइट को प्लेस करते हैं, उसके बाद हम जिम्नोस्पर्म को लिखते हैं, और उसके बाद हम एंजियोस्पर्म को लिखते हैं। ओके, सो ये एक टाइप का कौन सा क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इंडिकेट दैट, ये क्लासिफिकेशन क्या इंडिकेट करता है, दिस क्लासिफिकेशन इंडिकेट दैट the organism belong to same taxon having common ancestor। मतलब जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा में बिलोंग करता है। अब ये टैक्सा क्या होता है, टैक्सा इट इज जस्ट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट होता है, दैट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, हमें एक चीज पता है कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करते हैं, आइदर वो प्लांट्स हो या वो एनिमल हो, तो हम उसको कुछ कैटेगरीज में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम और सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है स्पीशीज। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है, हर कैटेगरी एक टाइप का क्या होता है, टैक्सा, एक टाइप का क्या होता है, टैक्सा। सो ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। सो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, ये क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा में बिलोंग करते हैं उनका एंसेस्टर कॉमन होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं एनिमल से एग्जांपल ले रहा हूँ, फैमिली इलैपिडी। अब ये फैमिली रिप्रेजेंट करेगी टैक्सा को, और इलैपिडी एक स्नेक की फैमिली है जिनमें दुनिया के सब पॉइजनस स्नेक आते हैं। तो दुनिया के सब पॉइजनस स्नेक, मैं सब की बात कर रहा हूँ, वो इलैपिडी फैमिली में बिलोंग करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ये मान के चलता है कि जितने स्नेक्स इस टैक्सा में बिलोंग करेंगे उन सब का एंसेस्टर कॉमन होगा। ठीक है, तो ये थी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है
इज हेल्पफुल इन अ क्लासिफिकेशन, ये सिस्टम क्लासिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल है व्हेन फॉसिल एविडेंसेस आर नॉट फाउंड। जब कोई ऑर्गेनिज्म के हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते तो फिर हम लोग उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखते हैं, ओके, और उसके द्वारा हम उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज हेल्पफुल इन अ क्लासिफिकेशन व्हेन फॉसिल एविडेंसेस आर नॉट फाउंड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रॉबैक थे, इसलिए हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उस वक्त नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो था उसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन उसके बाद एक वेल डेवलप्ड टाइप का क्लासिफिकेशन आया और दैट इज ए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और इसे भी हम यूनिवर्सली क्या करते हैं, एप्लीकेबल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसका भी एक फेमस एग्जांपल है दैट इज इंगलर एंड हटकिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि मैंने हर एक क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल का लिनायस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे नेचुरल सिस्टम का बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का इंगलर हटकिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसी चीज को मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये क्लासिफिकेशन इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा में आते हैं उनका एंसेस्टर कॉमन होता है। इसीलिए इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जरूरत है क्लैडोग्राम की। क्लैडोग्राम क्या होता है बच्चों, ये एक ब्रांचिंग ट्रीज लाइक पैटर्न होता है, ठीक है, जिसमें हम एक कॉमन एंसेस्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो देखो, आपने इस सिस्टम को तो पढ़ा होगा, दैट इज 3 डोमेन सिस्टम। ये हेकेल ने दिया था 3 डोमेन सिस्टम। डोमेन भी किंगडम से बड़ा यूनिट होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का। तो 3 डोमेन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे रखा गया है कॉमन एंसेस्टर, और यहां से हमें प्रोकैरिया, मतलब जो प्रोकैरियोट्स है, आर्किया और यूकैरिया, ये तीनों का एंसेस्ट्री कॉमन है। अब आप बताओगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि ये कॉमन एंसेस्ट्री है। हमें ये पता होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो, हमारे एंसेस्टर हम एप्स कंसीडर करते हैं, उनका क्रोमोसोम नंबर, हमारा क्रोमोसोम नंबर, हमारा जेनेटिक सीक्वेंस, उनका जीन सीक्वेंस रिलेटिवली सेम होता है, इसलिए हम उन्हें अपना एंसेस्टर कंसीडर करते हैं। तो इनमें भी कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टर तो होगा, ओके। सो इनमें कॉमन कैरेक्टर था द प्रेजेंस ऑफ यूनिक फीचर दैट इज द राइबोसोमल आरआरएनए, ओके। तो इसके बेस पर हमने क्या किया था, इनको क्लासिफाई किया, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, आर्किया एंड यूकैरिया, ओके। तो यूकैरियोट्स भी कॉमन एंसेस्ट्री दिखा रहे बिकॉज ऑफ द आरआरएनए, आर्किया भी कॉमन एंसेस्ट्री दिखा रहे बिकॉज ऑफ द आरआरएनए, ये कॉमन कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास दैट इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ अब ये तीसरा मेथड था क्लासिफिकेशन का, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। चौथा जो मेथड है बच्चों वो है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब ये फेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एक है हमारे पास दैट इज अ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और दूसरा है हमारे पास क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। तो देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये जो क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, हियर द क्लासिफिकेशन is done with the help of
कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल इसमें करते हैं ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जितने कैरेक्टर हमें ऑब्जर्व हो गए उसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द फेनेटिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा रहा हूं आपको। इसमें दो वेज आते हैं, एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्योंकि इसमें नंबर दिए जाते हैं, कोड भी दिए जाते हैं, ठीक है, और दूसरा टैक्सोनॉमी है क्लैडिस्टिक। पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में प्लांट्स को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो हमारे पास कंप्यूटर्स यूज होते हैं और ये पूरा जो डाटा होता है, ठीक है, ये बेस्ड होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स में। ओके, मतलब हम प्लांट्स के जितने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, ओके, उनका एक क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। जैसे इस तरह देखो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर लिखा, मुझे एक प्लांट मिला है, समझ लो, ठीक है। तो पहले कैरेक्टर में उसका देख रहा हूँ रूट सिस्टम क्या है। तो रूट सिस्टम में मैंने दो पार्ट किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ टैप रूट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडवेंटिशियस। अब अगर मुझे उसमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, उसमें पॉजिटिव, मतलब ये जो साइन होता है पॉजिटिव, ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। यहाँ पे ये कैरेक्टर प्रेजेंट है। टैप रूट सिस्टम में है तो मैं माइनस के बारे में लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं आगे जाता हूँ, आगे जाकर मुझे ये पता हो रहा है कि इनमें जो फ्लावर्स है, ठीक है, फ्लावर्स, तो ये फ्लावर्स जो है, तो मैं रूट सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। तो फ्लावर्स अगर मैंने कंसीडर करे तो फ्लावर्स इसमें नहीं आ रहे, ठीक है, मतलब मुझे फ्लावर्स नहीं दिखाई दे रहे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो मैं इस तरह का क्लासिफिकेशन करूंगा, दैट इज अ क्रिप्टोगैम एंड फेनोरोगैम। मुझे ये पता होता है कि क्रिप्टोगैम में फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है, क्रिप्टोगैम में फ्लावर्स नहीं होते, इसका मतलब ये प्लांट जो है वो क्रिप्टोगैम में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्रिप्टोगैम में बिलोंग करेगा। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टोगैम में एडवेंटिशियस रूट सिस्टम किसमें, हाँ, तो ये मुझे पता है कि क्रिप्टोगैम में एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में टेरिडोफाइट में। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लांट कहाँ बिलोंग करता होगा, टेरिडोफाइट्स में बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो कि ये क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो ये कंप्यूटर से हम करते हैं, ओके, और इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो इसलिए इसमें हम कुछ कोड्स यूज करते हैं, ठीक है, कुछ नंबर यूज करते हैं, कुछ सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। और इक्वल कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। जितने कैरेक्टर होंगे उन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। सो जैसे मैंने अब यहाँ पे क्या, मैंने रूट सिस्टम को देखा, मैंने फ्लावर्स को देखा, मुझे एक चीज पता चली कि अरे रूट सिस्टम एडवेंटिशियस है, तो जहां पे मैंने वो कैरेक्टर लिखा है एडवेंटिशियस, वहां पे मैं प्लस साइन लगा दूंगा। दूसरा जो है टैप रूट सिस्टम, वो नहीं है तो मैं माइनस साइन लिख दूंगा, ठीक है। अगर मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, क्या एडवेंटिशियस है या रूट है, ओके, मतलब थायराइड स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मैं ये कैरेक्टर मुझे पता नहीं है तो मैं इस तरह का साइन दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो, माइनस रिप्रेजेंट करता है वो कैरेक्टर एब्सेंट है, प्लस रिप्रेजेंट करता है वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, और जब माइनस को आप सर्कल लगा दोगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन आप न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में करते हैं, ओके ना। हाँ, ये चीज ध्यान में रखो कि इसमें जितने कैरेक्टर्स आप लेते हो उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो, ठीक है ना। अब सेकंड था हमारे पास, दैट इज द क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन और क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। देखो बच्चों, ये जो टैक्सोनॉमी है, ये जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी as well as genetically relationship, ये दो चीजों पे बेस करता है। जैसे फाइलोजेनी में हमने पढ़ा था कि सिर्फ इवोल्यूशनरी कैरेक्टर देखे जाते हैं, लेकिन क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी जब हम स्टडी करते हैं अंडर द फेनेटिक क्लासिफिकेशन में, तो वहां पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जा रहा है और जेनेटिकल रिलेशनशिप को भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखो कि क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी जो होती है उसमें दो टाइप के कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, एक इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स लिए जाते हैं और दूसरे जेनेटिकल कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
ये जो टैक्सोनॉमी है इसमें जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ये क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिराइव्ड कैरेक्टर्स। ये क्लासिफिकेशन डिराइव्ड कैरेक्टर पे बेस करता है। अब आप सोचोगे ये डिराइव्ड कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है? तो देखो बच्चों, जनरली क्या होता है कि इवोल्यूशन जब हम स्टडी करते हैं तो दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स होते हैं और एक डिराइव्ड कैरेक्टर्स होते हैं। अब एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर आप समझ लो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, एक इंडिविजुअल का ग्रुप आपको नजर आ रहा है और उसमें सेम टाइप के कैरेक्टर दिख रहे हैं जो उसके एंसेस्टर में, ठीक है? मतलब एंसेस्टर का कैरेक्टर अगर आपको पूरे ग्रुप में दिख जाए तो वो कौन से कैरेक्टर होते हैं? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर होते हैं? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ओके। लेकिन डिराइव्ड कैरेक्टर क्या होते हैं? वो एंसेस्टर से तो बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर क्या होते हैं और डिराइव्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है? अब समझ लो, ये एक जाइगोट है जो न्यू इंडिविजुअल में चेंज होने वाला है। अब इसके जो एंसेस्टर है और इसके एंसेस्टर, आप समझ लो ये इंग्लिश लैंग्वेज में बातें करते हैं, ठीक है? तो अब इनका जो जनरेशन आएगा ऑब्वियसली वो भी यही लैंग्वेज को यूज करेगा, ठीक है? अब कंसीडर करो इनके दो यंग वंस हो गए, ठीक है? अब अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये एंसेस्टर है, ओके, अब ये एंसेस्टर मैंने कंसीडर किया, तो ये इंग्लिश, ओके, इंग्लिश बोल रहे हैं, हाँ, तो ये मैं उनके ऑफस्प्रिंग के बारे में बात कर रहा था, तो ये ऑफस्प्रिंग डेवलप हो गया जो इंग्लिश ही बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेम टाइप के कैरेक्टर्स इसमें आ गए, ओके। लेकिन जब ये पर्सन के भी कोई ऑफस्प्रिंग हो गए, कंसीडर करो इसके दो ऑफस्प्रिंग है, अगर ये इन्हीं के व्हाट वी कॉल्ड एज इन्हीं के कंट्री में रहा, ओके, तो ये भी क्या बातें करेगा? इंग्लिश टॉकिंग करेगा। लेकिन अगर ये पर्सन, अब अगर हम कंसीडर करें कि एक ऐसे एरिया में गया है जहां पे अदर लैंग्वेज भी बोले जा रहे हैं, जैसे इंग्लिश बोला जा रहा है, वहां पे हिंदी बोला जा रहा है, तो अब क्या होगा? तो अब ऐसा होगा कि ये पर्सन उस एरिया में इंग्लिश भी बोलेगा जो उसका एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, लेकिन वो खुद को हिंदी के लिए भी क्या करेगा? अडॉप्ट करेगा, ठीक है? अब कंसीडर करो इसके यंग वन हो गए, तो अब इसके अगर दो यंग वन हो गए तो ये भी तो इंग्लिश को यूज करेंगे, लेकिन ये भी हिंदी को भी तो यूज करेंगे, समझ रहे हो? तो ये जो कैरेक्टर है यहां से यहाँ हमेशा इंग्लिश ही पास हो रहा है क्योंकि वो यही रह रहा है, लेकिन इसने अपना एरिया चेंज किया है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, ठीक है? तो ये जो कैरेक्टर है बच्चों, यहाँ से इधर जाने वाली ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, और यहाँ से इधर जाने वाले जो कैरेक्टर है ये डिराइव्ड कैरेक्टर है। और ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है व्हाट वी कॉल एज अ क्लासिस्टिक टैक्सोनॉमी, ये डिराइव्ड कैरेक्टर पर बेस करता है। किस पे बेस करता है? डिराइव्ड कैरेक्टर पे बेस करता है, ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर पे बेस नहीं करता, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द phonetic classification, okay?